प्रिय छात्रों, इसके पूर्व हम लोगों ने जो एंजाइम्स प्रकीर्णन का फर्स्ट पार्ट देखा था, अब उसी में सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एंजाइम डिफिनीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर, एंजाइम क्लासिफिकेशन, एक्सो एंजाइम, इंडो एंजाइम, ये सभी कुछ स्टडी किया था, अध्ययन किया था। इसके आगे से अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो है उसके क्या गुण हैं ये देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो है क्रिया माने एंजाइम के गुण कह सकते हैं, एंजाइम के लक्षण लिख दे। एंजाइम के गुण या कैरेक्टर। देखिए, एंजाइम के जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, आपने पहले ही जाना है कि एंजाइम जो है बायोकैटेलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। ये क्रियाओं को बहुत तेजी से गति प्रदान करते हैं, बहुत तेजी से क्रिया को कराते हैं। बताया ही गया कि अगर एक बार में भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, अगर एंजाइम न हो उसको डाइजेस्ट करने में, तो उसको डाइजेस्ट होने में, पचने में 50 वर्ष लगेंगे। 50 साल का काम वो 5 घंटे 4 घंटे में एंजाइम कंप्लीट कर देता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इसके जो है उत्प्रेरक के गुण देखेंगे। कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज माने इसके जो उत्प्रेरक के क्या गुण है, किस तरीके से कार्य करता है। पहले बताया गया कि जो एंजाइम होता है ये क्या है, ये बायोकैटेलिस्ट है, क्रियाओं को बहुत तेजी से गति प्रदान करता है, तेजी से कराता है। जो सबस्ट्रेट है, क्रियाधार जिसको बोलते हैं, उस पर एंजाइम क्रिया करता है और इतनी तेजी से क्रिया करता है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी तेजी से क्रिया करने की जो दर है उसको टर्नओवर संख्या कहते हैं, टर्नओवर नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है कि एंजाइम के एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक अणु द्वारा प्रति मिनट जितने अणुओं को उत्पाद में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ये उसकी कहलाती है क्षमता। ध्यान रखें एंजाइम की। और वह ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्नओवर संख्या, टर्नओवर नंबर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। पूछ देता अलग से 2 नंबर में आपके क्वेश्चन कि टर्नओवर नंबर क्या है, तो आप बताओगे कि एंजाइम के वन मॉलिक्यूल, एक अणु द्वारा प्रति मिनट जितने जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के जितने अणुओं को उत्पाद में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, वह उसकी टर्नओवर संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कैटेलेज एंजाइम है। कैटेलेज एंजाइम जो होता है यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को पानी में, H2O में और ऑक्सीजन में क्या करता है, तोड़ देता है। अब ऑक्सीजन और पानी में इसको कह लीजिए कि हाइड्रोजन H2O2 को क्या करता है, तोड़ता है लगभग। ध्यान रखेंगे इसकी अगर देखा जाए तो क्षमता की बात करें तो ये लगभग 4 लाख
उसके अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है, इतना तेजी से क्रिया कराता है। सबसे ज्यादा टर्न ओवर संख्या होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, 6 × 10⁻⁷। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। इसकी टर्न ओवर संख्या कितनी होती है? 6 × 10⁻⁷। ये एंजाइम वास्तव में जब सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में आप वहां पर देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन होता है हमारे शरीर के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स टिश्यू में बनती है, वह मुख्य रूप से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के रूप में भी निकलती है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बनने की जो क्रिया है आरबीसी के अंदर बहुत तेजी से चलती है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड के बनने की क्रिया आरबीसी के अंदर बहुत तेज होती है, क्योंकि वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ये बहुत तेजी से जो है, लगभग ध्यान रखेंगे अगर देखा जाए तो बहुत ही तेजी के साथ यह कन्वर्ट कर देता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देता है? किस में बदलता है? कार्बोनिक एसिड के रूप में। तो यह परिवर्तन बहुत तेजी से करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो टर्न ओवर संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। काफी पूछा जा सकता है, टर्न ओवर संख्या को कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि टर्न ओवर संख्या क्या है, पूछा जाए तो उसको आप बता सकें। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की टर्न ओवर संख्या बता दिया गया, 6 × 10⁻⁷ होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो 6 लाख प्रति सेकंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की टर्न ओवर संख्या होगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, कोलाइडल नेचर इसका, कोलाइडल नेचर, कोलाइडल नेचर यानी इसकी कह लीजिए कलीली जो अवस्था है, यानी ये जो कोलाइडी नेचर के होते हैं, जो कलीलीय प्रकृति के होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, ये इनके एंजाइम के जो अणु हैं ये बृहद काफी बड़े आकार के होते हैं और कोलाइडली नेचर के होते हैं, कोलाइड बनाते हैं ये। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसीलिए इनकी कह लीजिए कि विसरणशीलता जो होती है ये बहुत कम होती है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर स्पेसिफिसिटी उसकी देखेंगे, विशिष्टता, मैंने कहने का मतलब कि विशेष होते हैं ये, स्पेसिफिसिटी क्या बोल सकते हैं इसको? विशिष्टता। विशिष्टता एंजाइम देखिए जानते हैं आप कि विशिष्ट होते हैं। कुछ जो सबस्ट्रेट हैं उनके लिए एंजाइम जो है स्पेशल होते हैं। जिस पदार्थ के लिए जो एंजाइम होता है उसी पदार्थ पर कार्य करता है, दूसरे पर वो कार्य नहीं करता है, यानी स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। जैसे प्रोटीन पर काम करने वाला जो एंजाइम है तो प्रोटीन पर केवल कार्य करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा। जैसे एमाइलेज है, वो स्टार्च पर क्रिया करता है, तो स्टार्च को ही जो है वो
सरल अणु में तोड़ेगा, प्रोटीन से क्रिया नहीं करेगा, फैट से क्रिया नहीं करेगा। यानी एंजाइम कह सकते हैं कि पदार्थ विशेषीकृत होते हैं, पदार्थ विशेषीकृत होते हैं, यानी जिस पदार्थ पर जो एंजाइम कार्य करता उसी पर करता है। यानी विशिष्ट पदार्थ के लिए विशिष्ट एंजाइम होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको याद रखना है। फिर रिवर्सिबिलिटी की बात करें इनके, रिवर्स यानी रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता। मैंने कहने का मतलब यह है कि जो एंजाइम की जो क्रियाएं होती हैं, जो ये जिस पदार्थ पर क्रिया करते हैं और उससे ये फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्रिया एक तरफा ही नहीं होती है, ये उत्क्रमणीय होती है। वो फिर जो पदार्थ प्रोडक्ट बने हैं वो प्रोडक्ट को मिलाकर फिर से हम उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुक्रोज है, जब सुक्रोज को हम सुक्रेज एंजाइम से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है, और फिर उस ग्लूकोज फ्रक्टोज को दोबारा अगर हम चाहें तो वो फिर से सुक्रोज में बदल सकता है। जैसे सुक्रोज है, अब ये सुक्रोज क्या है, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में धन फ्रक्टोज में ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो अगर उधर क्रिया होगी तो कह लीजिए इधर भी, यानी हम इन दोनों को मिलाकर ये फिर सुक्रोज प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये क्रियाएं कैसी हैं, उत्क्रमणीय क्रियाएं, तो ये रिवर्सिबल है, इसको महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखेंगे। फिर सेंसिटिविटी की बात करें, संवेदनशीलता की बात करें, तो एंजाइम्स ध्यान रखेंगे काफी संवेदनशील होते हैं, चाहे वो पीएच मान की बात कर लें, चाहे वो हम हीट के प्रति कर लें, तो इनके पीएच वैल्यू की भी बात कर सकते हैं, यानी पीएच सेंसिटिविटी की भी बात करते हैं। और हीट 5वां नंबर है, पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता, पीएच वैल्यू। आप जानते हो किसी चीज, किसी भी उसका सब्सट्रेट का पदार्थ का पीएच मान अगर 7 होगा तो उदासीन होता है, 7 से नीचे होता है तो अम्लीय एसिडिक होता है नेचर का, 7 से ऊपर जाता है तो उसका कैसा होता है, क्षारीय बेसिक नेचर होता है। तो एंजाइम अलग अलग पीएच मान पर कार्य करते हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है पीएच सेंसिटिविटी। पीएच के प्रति उसकी संवेदनशीलता अगर देखें तो बता दिए हम कि अलग अलग पीएच मान पर एंजाइम कार्य करते हैं। बहुत ढेर सारे एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, बहुत ढेर सारे एंजाइम ऐसे हैं जो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, कुछ उदासीन माध्यम में कार्य करते हैं। अपने शरीर पर आप विचार करिए, पाचन तंत्र में चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में लगभग पीएच मान जो होता है 7 के आसपास होता है, उदासीन, तो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जो है जो एंजाइम काम करता है, जैसे टाइलिन है, टाइलिन पीएच मान 7 पर कार्य करता है। आगे चलिए आप पहुंचेंगे स्टमक में, वहां यह सीएल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वहां पर पीएच वैल्यू लगभग 2 के आसपास होती है, 2 से 3.5 तक। तो लेकिन पेप्सिन जो होता है पीएच मान 2 पर काम करता है, पेप्सिन वहां पर है, पेप्सिन है, रेनिन है। तो पेप्सिन की बात अगर करें तो काफी अम्लीय माध्यम में काम कर रहा है, पीएच मान वहां होता है 2। ये दिमाग में बैठता जाए आपको। टाइलिन की हम बात किए, TYLIN, टाइलिन, ये लगभग पीएच वैल्यू 7 पर बात किया गया काम करता है, यानी उदासीन माध्यम में।
अभी हम लोगों ने पेप्सिन की बात की, स्टमक में पेप्सिन की अगर बात करते हैं तो पेप्सिन का ये काम करता, पीएच वैल्यू लगभग 2 में 2 पीएच मान होता है, 1.5 से 2 तक कहते हैं। और इसी तरीके से अगर देखें तो ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्ट्रिएप्सिन, बहुत ढेर सारे हैं। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन लगभग पीएच वैल्यू 7.5 7 से ऊपर हो जाता है। पित्तरस मिल जाता है डिओडिनम में, वहां पर जो है क्षारीय माध्यम हो जाता है। तो अलग अलग ये पीएच वैल्यू पर काम करते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, अगर इनका देखें 6वां नंबर कर देंगे इसी में हम, हीट हीट सेंसिटिविटी की बात करें हम, टेम्परेचर के प्रति अगर देखें तो टेम्परेचर के प्रति भी ये काफी संवेदनशील होते हैं। एंजाइम आपको दिमाग में बात आ जाए कि ये लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान रखेंगे, लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से ये एंजाइम जो होते हैं ये 45 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करते हैं, कार्य करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना। 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 पर ये कार्य करते हैं। 23 पर कार्य इनका धीमा होगा और सबसे ज्यादा कार्य करते हैं ये 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये एंजाइम सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। हम लोगों के शरीर का लगभग टेम्परेचर जो है उस पर ये सबसे अधिक तेज कार्य करते हैं। लेकिन यहीं पर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। और 48 से ऊपर जाने पर, 50 से ऊपर कर सकते हैं, 48 से ऊपर कर सकते हैं, जाने पर ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट, यहाँ क्या थे, निष्क्रिय थे, 15 पर निष्क्रिय है, यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। ये सबसे तेज कार्य करेंगे 37 पर। काफी महत्वपूर्ण बातें मैंने लिख दी, बहुत ज्यादा एग्जाम में, नीट में, नर्सिंग में, आपके उसमें परीक्षाओं में आते हैं। 23 से 45 पर कार्य करते हैं, 37 पर सबसे तेज कार्य करते हैं और 15 पर निष्क्रिय। 15 के नीचे जैसे जाएंगे निष्क्रिय हो जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे, कार्य करना बंद कर देंगे। परंतु जब 48 और 50 के लगभग ऊपर जाते हैं जब, तो ये एंजाइम जो है नष्ट हो जाते हैं, यानी दोबारा फिर कार्य नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको याद रखें। इसके बाद देखेंगे, थोड़ा तेज चले नहीं तो फिर तीसरा वीडियो बनाना पड़ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्रियाविधि, ये आता है परीक्षा में। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्रियाविधि। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी, ताला कुंजी सिद्धांत। एंजाइम का कौन सा सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत। ये दिया था, ध्यान रखेंगे, एमिल फिशर ने। एमिल फिशर, EFISCHER, एमिल फिशर
ये दिए थे 1894 में, 1894 सन का बहुत ज्यादा वो नहीं है पर ध्यान रखेंगे। एमिल फिशर ने सब ये दिया था सबसे पहले, कह लीजिए लॉक एंड की थ्योरी, और इन्होंने ताला कुंजी सिद्धांत जो दिया एंजाइम का, काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण बात यह है, पहले कुछ बातों को बहुत प्रेम से समझ लिया कि एंजाइम किस तरीके से कार्य करता है। एमिल फिशर ने कहा कि एंजाइम जो होता है, पहले ही बता दिया गया कि ये पदार्थ विशेषीकृत होता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए, सबस्ट्रेट के लिए कह लीजिए कि क्रियाधार के लिए स्पेशल कोई न कोई एंजाइम होता है, वो उसी पर कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से इनके कार्य करने का जो ढंग है, देखें तो एंजाइम जो होता है वो E+S इज इक्वल ES कॉम्प्लेक्स, आगे तोड़ेगा तो इससे बनेगा P/E। पहले तो ये दिमाग में आके बैठ जाए, E माने यहाँ पर है एंजाइम, E का मतलब क्या है एंजाइम, S का मतलब क्या है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट माने क्रियाधार, जिस पर एंजाइम कार्य करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। और जो ES कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माने सम्मिश्र, दोनों मिल गए, एक दूसरे से जुड़ गए। और P का मतलब होता है प्रोडक्ट बनता है, और E का मतलब फिर एंजाइम। इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर ले आप कि एंजाइम जो होता है पदार्थ विशेषीकृत होता है, किसी स्पेशल सबस्ट्रेट पर कार्य करता है, तो जिस सबस्ट्रेट पर कार्य करता है जब उससे मिलता है ये तो बनाता है ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, समिश्र, दोनों मिल जाते हैं। एंजाइम में क्या है ध्यान रखेंगे कि कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं, वही जाकर के ध्यान रखेंगे वो सबस्ट्रेट से जुड़ने का स्थान होता है जहां पर वो कार्य करता है सक्रिय स्थल से, तो ये ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और फिर आगे क्या करता है कि जब ये बन गया तो आगे क्रिया होती है, एंजाइम उसको तोड़ता है, तो उसको तोड़ता है तो बनाता है प्रोडक्ट, P माने प्रोडक्ट, और P1 P2, और उसके साथ ये एंजाइम क्रिया के फल में प्रयुक्त नहीं होता है, क्रिया करके उससे क्या होता है अलग हो जाता है, यानी खर्च नहीं होता है, क्रियाफल में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात, इसको याद रखना। ठीक वैसे ही इसी से लेकर के बात आई कि एंजाइम जो ताला कुंजी सिद्धांत है, तो उस आधार पर ये बताने का प्रयास किया गया कि जैसे एक ताले को, स्पेशल ताले को खोलने के लिए एक स्पेशल कुंजी होती है, उसी से खुलती है, दूसरे से नहीं खुलती है, उसी से जाकर जुड़ेगी तभी वो खोल पाता है, उसके एक्टिव साइट को जो है वो करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ताला जो है वो सबस्ट्रेट की तरह है और एंजाइम एक की कुंजी की तरह है। बुक में कहीं कहीं पर गलत लिखा है, उसको ध्यान देना। एंजाइम की तरह कौन है, कुंजी आपकी है, क्योंकि क्रियाफल में खर्च नहीं होती, कुंजी खर्च क्या हो जाती है क्या ताला खोलने के बाद नहीं होती। तो एंजाइम की तरह क्या है आपकी कुंजी है की, और सबस्ट्रेट की तरह कौन है ताला, उसको क्या करता है खोल देता है, कुंडी को अलग कर देता है। इसी तरीके से इसी आधार पर ये थ्योरी जो है दी गई है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जैसे एंजाइम है, एंजाइम E और प्लस ये सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट E+S इज इक्वल, ये ध्यान रखेंगे
इसमें आकर के ये जुड़ जाएगा, ये सबस्ट्रेट इसमें आकर क्या होता है, जुड़ जाएगा। मान लीजिए सबस्ट्रेट जो है, तो ये इससे आकर के इसके सक्रिय स्थल से यहां से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा इससे पूरा। इतना लिया है तो इतना ले लेते हैं, तो ये EF कॉम्प्लेक्स होगा। अब आगे क्या होगा, आगे प्रोडक्ट बनाएगा और उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट यानी P1 P2 जो भी है उसको उस रूप में परिवर्तित करेगा और उससे एंजाइम क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये जैसे प्रोडक्ट में बदल गया P1 P2 जो भी कहें, P1 P2 यानी वही प्रोडक्ट P, और अंत में क्या होगा, उससे एंजाइम क्या होगा, अलग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एंजाइम इससे अंत में फिर से क्या होगा, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को इस रूप में भी देख सकते हैं, ज्यादा और क्लियर कर दें आपको, ऐसा देखिए जैसे ये एंजाइम माने ये मान लीजिए कि कुंजी हो गई। चित्र के भाव को समझना है आपको, चित्र नहीं देखेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा है क्या है, ये कुंजी हो गई कि एंजाइम की तरह। ये धन सबस्ट्रेट यानी एक ले लो पुराने जमाने वाला ताला लॉक, जिसके दोनों कुंडी अलग हो जाते थे, ऐसा ये उसकी कुंडी है, लगा है। यहाँ कुंजी डालने के लिए जगह है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये पुनः चित्र पर नहीं जाए, भाव को समझेंगे या ध्यान रखें। यहाँ पर ये कुंजी, ये कुंडी उसकी पैडलॉक, ये आकर के यहाँ पर उसकी कुंजी पर दिखेगी, कुंजी का ये भाग दिख रहा जैसे इसके अंदर डाल दिया गया, ये इसके अंदर चली गई कुंजी, इसके अंदर है। इसको खोलेगी तो अंत में आप दिखा देते हो कि ये उसकी अलग हो जाएगी कुंडी, ये और ये ताला जो है अलग हो गया यानी खुल गया। प्लस कुंजी क्या होती है, क्या खर्च होती है, नहीं होती, तो ये कुंजी उससे क्या हो गई, अलग हो गई। ये क्रियाफल में प्रयुक्त नहीं होती, एंजाइम क्रियाफल में प्रयुक्त नहीं होता। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बात वही है, एंजाइम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ये ताला हुआ, एंजाइम हो गई आपकी कुंजी। ES कॉम्प्लेक्स जब लगा दिए तो ES कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, और आगे जो है प्रोडक्ट बना और एंजाइम उससे क्रियाफल में खर्च नहीं हुआ, अलग हो जाता। इसको याद रखना। इस तरीके से ये कीला थ्योरी बहुत फेमस है, इसको आप करिएगा। इसके बाद देखें आप एंजाइम इनहिबिटर जो आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन एंजाइम संदमन बोल सकते हैं, एंजाइम संदमन, संदमन या निरोधन भी बोल सकते हैं। संदमन के लिए शब्द होता है निरोधन। ये भी कर सकते हैं, एंजाइम संदमन, एंजाइम निरोधन। देखिए एंजाइम जानते हैं कि विशेष पदार्थ पर, जिसको आप क्रियाधार या सबस्ट्रेट बोल रहे हो, उस पर ही क्रिया करता है।
तो जब एंजाइम विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करता है और वहां पर कोई दूसरा उसका कंपटीटर आ जाता है और वो कंपटीटर उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, तो क्रियाशीलता क्या होती है उसके एंजाइम की, रुक जाती है या पूर्णतः कह लीजिए कि धीमी हो जाती है। तो कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। ये क्रिया एंजाइम इनहिबिशन कहलाती है, एंजाइम निरोधन की क्रिया कहलाती है। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। तो यानी कह लीजिए कि स्पर्धी और नॉन कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी। इसका देख लीजिए पहले जो है प्रतिस्पर्धी कौन सा है, स्पर्धी संदमन, कॉम्पिटिटिव जो है इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या देखना है आपको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी स्पर्धी जिसको कर रहे हैं आप, इनहिबिशन में एक उदाहरण आप लीजिए और समझ लीजिए कैसे कंपटीटर है, किस प्रकार के कंपटीटर है कॉम्पिटिटिव में। इसमें ध्यान रखेंगे जो आपका सबस्ट्रेट होता है उसमें कह लीजिए कि मिलता जुलता उससे दूसरा भी पदार्थ होता है जो एक्टिव साइट को जाकर के ब्लॉक कर देता है। जब एक्टिव साइट को जाकर के ब्लॉक कर देगा तो ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक उदाहरण से आपको अच्छे से एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, कौन, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे समझे ये एंजाइम है। ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है सक्सिनिक एसिड पर कार्य करता है, जानते हैं। तो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज किस पर, इसका ये तो एंजाइम हो गया, इसका जो कह लीजिए एंजाइम है, इसका ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट सक्रिय स्थल है। इसमें एंजाइमों में सक्रिय स्थल रहते हैं जिसके सहारे वो कार्य करते हैं, जुड़ते हैं उससे। इसका जो अभी हम लोगों ने कहा कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा सबस्ट्रेट होगा जिस पर ये कार्य करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये सक्सिनिक एसिड पर कार्य करता है। तो ये जैसे सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट होगा इसका, यहां मैं बना दे रहा हूं सक्सिनिक एसिड को, सबस्ट्रेट को, ये मान लीजिए कि यहां लिख दे रहे हैं सक्सिनिक एसिड है। ये अगर मिलेगा तब तो बनेगा, कोई बात ही नहीं है। ये सक्सिनिक एसिड है, ये सबस्ट्रेट है उसका, ध्यान दें ये क्या है उसका, इसका सबस्ट्रेट है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं यहां, ये सबस्ट्रेट है। ये अगर मिल जाएगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा, परंतु इसी से संरचना आकृति का मिलता जुलता होता है एक मैलिक एसिड का, लीजिए ये ऐसा बनाते रहे इसका है।
ये मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये क्या है? मैलिक एसिड इसका क्या है? ये इनहिबिटर है। ये क्या है? इनहिबिटर, ये निरोधक, उसी से मिलता जुलता है। अब देखिए, अगर ये आकर के इससे ये जुड़ेगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा, आप जान रहे हो। एंजाइम धन सबस्ट्रेट इज इक्वल ईएस कॉम्प्लेक्स इक्वल प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में बताया था बन जाएगा। परंतु अगर इसके जगह पर ये आकर के जुड़ गया इससे तो क्या होगा? अगर ये आकर के इससे जुड़ जाएगा, जब ये हुआ आपका एंजाइम, और ये सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आकर इससे जुड़ गया, ऐसा ये बना, ये ब्लॉक कर दिया। यहां पर क्या ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा? क्या नहीं बनेगा ये, बल्कि ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि क्या बन जाएगा? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, वो मिल गया। एक्टिव साइट इसका क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। एक्टिव साइट जब ये मिल जाएगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यहां लिख दे चाहे, एक्टिव साइट ऑफ, माने कहने का मतलब एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो ब्लॉक कर दिया गया, किसके द्वारा? इनहिबिटर के द्वारा। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्लॉक्ड बाय इनहिबिटर। इनहिबिटर के द्वारा, निरोधक के द्वारा इसका जो एक्टिव साइट था वो क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया। तो अब आप उम्मीद रखते हैं कि प्रोडक्ट बने? क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या नहीं, नो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड को जुड़ना चाहिए था, क्योंकि एंजाइम वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, और जुड़ गया मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड को तो नहीं तोड़ेगा, नहीं कार्य करेगा उस पर। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इस तरीके से अगर ये जुड़ा होता तो क्रिया करता, प्रोडक्ट बना लेता। इसी तरीके से दूसरा जो है, कह लीजिए, तो कर लेंगे, समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव, नंबर 2 इसी में लिख दे रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर नहीं है, उसका फिजियोलॉजिकली कह लीजिए शेप साइज उसकी देखेंगे तो अलग है, इनहिबिटर नहीं है, लेकिन वो एंजाइम के क्या करता है? एंजाइम के आकार आकृति में उसके फिजियोलॉजिकली कह लीजिए चेंजेस कर देता है। तो जब चेंजेस कर देगा उसको, तो वहां पर कह लीजिए कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाने की वजह से प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। इसको इस तरीके से देखें, जैसे एंजाइम का जो सक्रिय स्थल होता है, जैसे एंजाइम हो गया, और बता दिया गया आपको कि एंजाइम में ये एक्टिव साइट है, उसका सक्रिय स्थल है, मान लीजिए ये एक्टिव साइट है, जिसे सक्रिय स्थल होते हैं एंजाइम में, एक्टिव साइट सक्रिय स्थल है इस एंजाइम का। अब इसको मान लीजिए कि ये जो एंजाइम है, अब ये इसका जो सबस्ट्रेट है, धन सबस्ट्रेट, ये मान लीजिए इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका सबस्ट्रेट है, मान लीजिए अगर ये जुड़ेगा जाकर के तो ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट, ये जुड़ेगा तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा।
परंतु अगर इसका इनहिबिटर भी एक दिखा लीजिए कि जैसे ये भी है वैसे एक ये उससे मिलता जुलता नहीं है, अलग, पहले ही बता दिया गया, ये इनहिबिटर है मान लीजिए। अब ये जा करके वहां सक्रिय स्थल को ब्लॉक नहीं करता, वहां तो सक्रिय स्थल को कॉम्पिटेटिव था, सक्रिय स्थल को ब्लॉक करता था। यहाँ ये आगे देखें कि जैसे ये जा करके इससे ये जुड़ रहा है, कौन, इनहिबिटर आके इसके यहाँ इस भाग में, पीछे वाले भाग में, तो इसके कहा गया था क्या करता है, चेंजेस कर देता है, इसके शेप उसका देखिए चेंज हो गया है। अब एंजाइम के साथ सब्सट्रेट मान लीजिए आकर मिल भी जाता है, मिल गया, ये यहाँ पर इसका सब्सट्रेट ही है, दूसरा कुछ कंप्यूटर नहीं है, ये सब्सट्रेट है, यही आकर के इसको मिल गया। परंतु जो एक्टिव साइट था, क्या एक्टिव साइट से मिल पा रहा है क्या, ये एक्टिव साइट यहाँ ना है, सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल यहाँ है, क्योंकि इसके शेप में चेंजेस कर दिया है। अब शेप में चेंजेस होने के कारण वो इसके कारण चेंज हुआ, इनहिबिटर ये इनहिबिटर है। आगे जो है, क्या इससे उम्मीद है प्रोडक्ट बनेगा क्या, नो प्रोडक्ट। क्यों प्रोडक्ट नहीं बना, प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बना, ये नहीं बन पाया, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं, पूछ देता है आपसे एग्जाम में, जैसे अभी आप करेंगे, सोचेंगे अपने से भी, एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस पूछता है, हार्मोन क्या अंतर है, एंजाइम में और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स। मैं कुछ हिंट कर दे रहा हूं, इसके बाद आप इसको कर लेंगे। एंजाइम जो होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये बायो कैटेलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। यानी ये जटिल, कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, ये कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। जबकि हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम ध्यान रखना, ओनली प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, परंतु जो हार्मोन्स होते हैं, ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, ये एमिनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे स्टेरॉइड, इन सब से मिलकर बने होते हैं। ये अलग अलग घटक हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण बात है। एंजाइम जो होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये जो लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिकाएं हैं, चाहे वो ग्लैंड्स के रूप में हो, उनसे सिक्रिएट होते हैं। खास तौर पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनसे ये निकलते हैं। देखिए, हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब समझ रहे हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड्स जो एंजाइम को सिक्रिएट करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसी होती हैं, इनमें डक्ट्स, नलिकाएं होती हैं,
डक्टनेस, डक्ट यानी नलिका, नलिका युक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी ग्रंथियां वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। जैसे सिलेवरी ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथियां, लीवर, ये सब कैसी हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ऐसी ग्लैंड्स कह लीजिए जो हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है, उनसे हार्मोन निकलता है, और ये डक्टलेस होती है, नलिका विहीन, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। एंजाइम जो है, ध्यान रखेंगे, एक बता दिया गया जटिल कॉम्प्लेक्स है, और यह सिंपलेस्ट, थोड़ा सा उससे सरल प्रकार के यौगिक। एंजाइम कह लीजिए कि उच्च अणुभार वाला है, और एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम्स का कह लीजिए कि अगर देखा जाए तो जो क्रियाएं होती हैं उनको गति प्रदान करते हैं, बहुत तेजी से कराते हैं एंजाइम्स। पता ही है आपको कि बहुत तेजी से, मैंने बताया था कि एक बार में ग्रहण किया गया जो भोजन है उसको डाइजेस्ट होने में 50 साल लग सकते हैं, अगर एंजाइम न हो तो। ये क्रिया को भी तेजी से कराते हैं, परंतु एंजाइम क्रियाफल में प्रयुक्त नहीं होते हैं, लास्ट में बच जाते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं क्रियाफल में प्रयुक्त हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ये बहुत कम मात्रा में सिक्रिएट होते हैं, इसलिए इनको सिक्रिएट होने की बहुत जरूरत होती है, बराबर सिक्रिएट होते रहे। इनकी कमी और अधिकता दोनों ही प्रभावित करती है। कमी से भी डिजीज होगा, रोग हो जाएगा, इफिशियंसी डिफिशियंसी दोनों ही इफेक्ट डालती है। अधिकता होगी तो भी रोग हो जाएगा, कमी होगी तो भी रोग हो जाएगा। हार्मोन्स का ये है, हार्मोन रक्त के परिसंचरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये रक्त में मिल जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाए जाते हैं। तो ये बहुत ढेर सारे इनमें डिफरेंसेज हैं, इनको आपको अपने से देख करके जो बताए गए हैं उन्हें उसमें से इस आधार पर इनको आपको करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एंजाइम्स, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको जानकारी दी गई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो प्रदान कर सके। थैंक यू।